हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आशीष क्लासेस पर। 8 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल हमें डिस्कस करेंगे और उससे पहले बता दूं आपको कि आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है आशीष क्लासेस प्ले स्टोर से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाएं आप, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वहाँ पर इस सेशन के अतिरिक्त जो भी सेशंस होंगे उन सभी का PDF वहीं पर आपको मिलता है। तो यहाँ बैचेस कौन कौन से अवेलेबल हैं। एक तो ग्रामर का बैच मिलेगा आपको, जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। सारे कंटेंट वहाँ पे दे रखा है, आप देख सकते हैं। हर एक वीडियो 2-2 मिनट का डेमो वहाँ पे मिलेगा आपको, तो ये सब कुछ आप देख सकते हैं। 3 डेमो वीडियोज़, वैसे फुल लेंथ वीडियोज़ वहाँ पे आपको दिए हुए हैं। डिजिटल बोर्ड पर ये क्लास उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला बैच भी है जो डिजिटल बोर्ड पर है। PDF वहाँ पे भी आपको मिलेगा। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन हमारा चल रहा है, आशीष क्लासेस इंग्लिश। ये पुराना एप्लीकेशन है, इस पर आपको एडिटोरियल के बैचेस मिलते हैं। एक बैच जो हम कल स्टार्ट कर चुके हैं, अब नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा नेक्स्ट वेडनेसडे को। ठीक है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का बैच यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ आइए स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। और एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आज के सेशन में आपको मिलेंगे। और ये बात ध्यान रहे, कोई भी नया स्टूडेंट हो उनको बता दूं कि अगर आप पूरा सेशन देखते हैं तो ही आप सेशन देखें ये पूरा। अदरवाइज अगर आप ये चाहते हैं कि 5-7 मिनट देखा तो कहीं और जाकर आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप वास्तव में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पूरा सेशन आपको देखना चाहिए, हर एक बात को नोट करना चाहिए और पिछले सेशन का रिवीजन करके फिर आपको नए सेशन पर आना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले हम वोकैब डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एडिटोरियल पर आएंगे, एंड में हम फाइनेंशियल एक्सप्रेस का कुछ पार्ट डिस्कस करते हैं ताकि फाइनेंशियल न्यूज़ के जो टर्म्स हैं वो आप उसके लिए यूज टू हो जाएं। तो पहला वर्ड आपको मिलेगा आज इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट का मतलब है इंक्लूड, सबसूम, इंटीग्रेट। शामिल करने को बोलते हैं इनकॉर्पोरेट। इसके बाद दूसरा आपको मिलेगा फ्रेजल वर्ब डिसाइड ऑन। देखो, डिसाइड का मतलब तय करना है, डिसाइड ऑन अगर दे रखा हो इसका मतलब है कि आपको बहुत सारे विकल्प दिए हुए हैं और उन विकल्पों में से कोई चीज़ को चुनना, किसी व्यक्ति को चुनाव करना, इसको बोलते हैं डिसाइड ऑन। फिर तीसरा आपको फ्रेजल वर्ब मिलेगा कम अप विद। इसका मतलब है टू सजेस्ट और थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। मतलब कुछ किसी विचार के बारे में सुझाव देना या किसी विचार के बारे में, कोई योजना के बारे में सोचना, उसे कहते हैं कम अप विद। वेरिड एक एडजेक्टिव है। वेरिड का मतलब डाइवर्स है, असोर्टेड है, मिक्स्ड है, भिन्न भिन्न कह सकते हो, मिश्रित कह सकते हो। नंबर 5 पे है रेकन। रेकन का मतलब है कंसीडर या थिंक ऑफ, किसी के बारे में सोचना, विचार करना। नंबर 6 पे मिलेगा टेलर्ड। टेलर्ड का मतलब कस्टमाइज या मॉडिफाइड, किसी पर्पज के अनुसार ढला हुआ, उसको बोलते हैं टेलर्ड। फिर है फॉलबैक। फॉलबैक का मतलब ऑल्टरनेटिव प्लान, कोई भी वैकल्पिक योजना को बोलते हैं जो कि आपातकाल की स्थिति में यूज की जा सकती है। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर का मतलब इम्फेसाइज करना है, जोड़ देना है या अंडरलाइन करना कह सकते हो। फाइनेंशियल एक्सप्रेस जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पैग वर्ड मिलेगा। पैग का मतलब टू फिक्स और कीप समथिंग एट अ सर्टेन लेवल, किसी भी चीज़ को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखना, स्थिर रखना, उसको बोलते हैं पैग। और एक वर्ड मिलेगा आउटले। आउटले का मतलब स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर होता है, खर्चा होता है। तो ये 10 वर्ड्स आपको आज सीखने को मिलेंगे। इसका मतलब ज़्यादा मुश्किल आर्टिकल नहीं है, आसान आर्टिकल है। अगर आप खुद से पढ़कर उसके बाद में इस एडिटोरियल पर आते हैं तो और भी बेहतर रहेगा। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर PDF नहीं है, कहाँ से पढ़ें। तो आप द हिंदू एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहाँ पर आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। तो उस एप्लीकेशन पर आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं पहले से, उसके बाद में अगर सेशन देखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि पहले से आप सेशन देख चुके होते हैं। या फिर हमारी एप्लीकेशन पर आप जुड़ सकते हैं जहाँ पर आपको PDF इसका मिलता है। तो PDF देखकर, PDF से पहले खुद रीड करके उसके बाद में सेशन पर आएँ, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। इस चैनल के अलावा आपको जुड़ जाना चाहिए आशीष व्लॉग्स चैनल पर। एक और चैनल हमारा चलता है आशीष व्लॉग्स। तो इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियोस हैं, जो एंटरटेनिंग वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, वो सब यहाँ मिलते हैं। तो पिछले सारे सेशंस आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। टाइटल है परफेक्टिंग द टेस्ट। तो ये एडिटोरियल है CBSE के बारे में। CBSE अब चूंकि देखो पेंडेमिक के कारण देख रहे हैं कि हम 2 सालों से लगातार पढ़ाई बाधित है, तो CBSE अब एक ऑल्टरनेटिव प्लान यहाँ पे सर्च कर रहा है कि क्या ऐसी योजना हो ताकि अगर ऐसी स्थिति बन जाए कि एग्जाम नहीं ले सकें तो असेसमेंट का तरीका क्या हो, तो वो टेस्ट का तरीका कैसे परफेक्ट किया जाए, उसको लेकर ये आर्टिकल लिखा गया है। तो कहना चाह रहा है कि CBSE's प्लान फॉर क्लास 10th एंड 12th असेसमेंट शुड इनकॉर्पोरेट नीड ऑफ स्ट्रेस्ड स्कूल्स। तो ये जो येलो कलर में है वो सारे सब्जेक्ट हैं। फिर जो ये
ग्रीन कलर में है, इसका मैंने आपको जो पेड कोर्सेज में स्टूडेंट्स हैं उनको पीडीएफ मिलता है, उसमें वर्ड ये इंक्लूड किया गया है, मैंने बताया आपको वर्ड, तो वो पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। और शुड जो दे रखा है आपको ये जो पिंक कलर में, इसका हम एक्स्ट्रा डिस्कशन करेंगे। जो हो सकता है ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है ऐसा कोई वर्ड हो जो आसान हो लेकिन आपको याद रहना चाहिए। तो सीबीएसई की जो योजना है किसके लिए, क्लास 10th और 12th के लिए। 12th के असेसमेंट का मतलब होता है इवेल्युएशन, नोट कर लीजिएगा, टेस्ट कह सकते हो, जांच कह सकते हो। तो सीबीएसई की योजना किसके लिए, योजना क्लास 10th और 12th के असेसमेंट के लिए। शुड इनकॉर्पोरेट नीड्स ऑफ स्ट्रेस्ड स्कूल्स। शुड यहां मॉडल हो गया, तो शुड का प्रयोग हम करते हैं सजेशन के लिए, ठीक है, एडवाइस के लिए। तो ये जो योजना है, इस योजना में क्या होना चाहिए, शामिल किया जाना चाहिए। इनकॉर्पोरेट अभी पढ़ा हमने, इंक्लूड, सबसूम, इनकॉर्पोरेट, है ना, या फिर आप इसको इंटीग्रेट कह सकते हैं। किस चीज को शामिल करना चाहिए, नीड्स ऑफ स्ट्रेस्ड स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स की आवश्यकताओं को जो स्ट्रेस्ड है। अगर कोई स्ट्रेस्ड है इसका मतलब हो सकता है किसी तनाव से गुजर रहे हैं, हो सकता है कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी प्रेशर में हैं, तो वैसे स्कूल्स यहाँ पे नाउन है, स्ट्रेस्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्रकार अगर बताऊं मैं आपको यहाँ पे, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो सीबीएसई की योजना क्लास 10th और 12th के असेसमेंट के लिए उस योजना में शामिल होना चाहिए, स्ट्रेस्ड स्कूल्स की आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, प्रिपेयरिंग फॉर एन अनसर्टेन एकेडमिक ईयर। प्रिपेयरिंग तैयारी करना, फॉर के लिए, किसके लिए तैयारी करना, एक अनिश्चित एकेडमिक ईयर के लिए। एन यहाँ पे आ रहा है, खैर ईयर है इस कारण से एन है, लेकिन एन यहाँ पे फिलहाल अनसर्टेन के साउंड को देखते हुए आ रहा है, ठीक है। अगर नाउन नहीं होता है तो उस सेंटेंस में डिटर्मिनर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ए और एन का प्रयोग आप जो करते हैं वो नाउन को देखकर ही हमेशा करें। हो सकता है एडवर्ब का फर्स्ट लेटर देखकर करना पड़े, हो सकता है एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर देखकर करना पड़े। तो कह रहा है प्रिपेयरिंग फॉर एन अनसर्टेन एकेडमिक ईयर, तो किसी एक अनिश्चित एकेडमिक ईयर के लिए प्रिपेयर करना। अहेड, तो ईयर अहेड का मतलब हो गया जो आगे आने वाला वर्ष है। अहेड है वो एडवर्ब होता है, एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब जो आगे आने वाला है उसको पहले से ही देख लें, उसको अहेड बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द पेंडेमिक के दौरान जो आगे आने वाला वर्ष है उसके लिए पहले से तैयारी करना। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सीबीएसई की फुल फॉर्म है, हैज डिसाइडेड ऑन क्या देखा था कि बहुत सारे विकल्प हैं, उनमें से कोई चीज़ को चुनना। तो सीबीएसई ने क्या किया है, सीबीएसई ने यहाँ पे चुना है क्या, एन असेसमेंट स्कीम, एक मूल्यांकन की योजना, किसके लिए, क्लास 10th और 12th के लिए। कौन से वर्ष, 2021-22 के लिए। अंडर वेरियस सिनेरियोज, वेरियस का मतलब विभिन्न होता है, वेरियस एक डिटर्मिनर है। इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे याद रखना है कि वेरियस के बाद में आने वाली जो नाउन है वो प्लूरल होती है। सिनेरियोज का मतलब कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस में। इंक्लूडिंग ये प्रेपोजिशन है। द पॉसिबिलिटी, इसमें इस पॉसिबिलिटी को भी शामिल किया गया है दैट बोर्ड एग्जामिनेशन कैन बी कंडक्टेड, कि बोर्ड एग्जाम कंडक्ट भी किए जा सकते हैं, शुड सर्कमस्टेंसेज इंप्रूव, यदि परिस्थितियां यहां पे सुधरती हैं तो। अब ये देखो, ये आपको शायद कल या परसों के एडिटोरियल में मिला होगा कि जो शुड है वो आप इन्वर्जन लगाने के लिए किसी कंडीशनल सेंटेंस को बगैर इफ की हेल्प के बनाने के लिए शुड का प्रयोग आप कर देते हैं सेंटेंस के स्टार्ट में। अगर इफ को हटाना हो, कंडीशनल सेंटेंस बनाना हो, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, तो आप शुड को बाहर निकाल दें, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस बनता है। ये हमने पढ़ा था, 3 बार ये रिपीट हुआ था उस एडिटोरियल में, तो वही चीज़ दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ तक की अगर बात करेंगे तो इसमें ये कह रहा चाह रहा है कि भी जो सीबीएसई है इसकी वर्ब तो हैज़ डिसाइडेड ऑन है, तो कह रहा है कि एक अनिश्चित एकेडमिक ईयर जो आगे आने वाला वर्ष है पेंडेमिक के दौरान, उसकी तैयारी करते हुए। प्रिपेयरिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया क्योंकि इसका मतलब है कोई भी एक्शन को कंटिन्यू रखते हुए। सीबीएसई ने यहाँ पे चुना है क्या, एक असेसमेंट स्कीम को, किसके लिए, क्लास 10th और 12th के लिए, 2021-22 के लिए। विभिन्न सिनारियोज के अंतर्गत, विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत इसमें शामिल क्या है, एक पॉसिबिलिटी शामिल है कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है उसको कंडक्ट किया जा सकता है यदि सर्कमस्टेंसेज इंप्रूव होते हैं, तो ये भी स्थिति इसमें शामिल की गई है। द ईयर गोन बाई, अब ये कह रहा है कि वर्ष जो है वो बीत गया है ना। द ईयर गोन बाई का मतलब जो पास हो गया है, तो वो वर्ष जो बीत चुका है वो एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, वो काफ़ी चुनौतीपरक, एक काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजिंग ईयर था फॉर ऑल बोर्ड्स, सभी बोर्ड्स के लिए। एंड द सीबीएसई हैड टू हैस्टिली कम अप विद, और सीबीएसई को करना पड़ा, हैज़ टू हैव टू, अंडर कंपल्सन सिचुएशन, अगर प्रेजेंट में है कोई काम करना पड़ता है उसके लिए हैज़ टू हैव टू लगाते हैं।
अगर पास्ट में यूज करना हो तो हैड टू लगाते हैं, अगर फ्यूचर में यूज करना हो तो विल हैव टू, शैल हैव टू लगाते हैं। तो कह रहा है सीबीएसई को यहाँ पे बहुत जल्दी से, हैस्टिली का मतलब काफी जल्दी से, कम अप विद का मतलब होता है, बताया था, कोई भी आइडिया सुझाना, कोई सजेस्ट करना विचार के बारे में, उसको बोलते हैं। तो इसको एक स्कीम लेकर आनी पड़ी जल्दीबाजी में, टू असेस कैंडिडेट्स को असेस करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए, जांचने के लिए, टेस्ट लेने के लिए इन क्लास 12 में। समझ में आ रही बात? तो वो वर्ष जो बीत चुका है वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। चैलेंजिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक्सट्रीमली यहाँ पे एडवर्ब है, वॉज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, ये गोन बाई जो है ये इसका एडजेक्टिव का काम करेगा। तो वो वर्ष जो बीत चुका है वो सभी बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपरक था और सीबीएसई को बहुत जल्दी से एक योजना यहाँ पे सजेस्ट करनी पड़ी, किस लिए? कैंडिडेट्स को असेस करने के लिए क्लास 12 में। इट बिकेम क्लियर, यह स्पष्ट हो गया, दैट इवन विद इट्स हाई इम्फेसिस, ये गलत दे रखा है यहाँ पे, ऑन होना चाहिए, है ना। इम्फेसिस जब नाउन के रूप में होता है, इम्फेसिस खैर नाउन ही है तो ऑन लगता है। अगर इम्फेसिस के स्थान पे इम्फेसाइज होता है तो आपको कोई प्रीपोजिशन लगाना नहीं है, क्योंकि इम्फेसाइज ट्रांजिटिव वर्ब होती है और मैं हमेशा बताता हूँ ये चीज़ कि ट्रांजिटिव वर्ब अगर है तो आपको किसी प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं है। तो इसके जो काफ़ी ज़्यादा मतलब जोर देना है किस पर? एकेडमिक्स पर। ये इट्स आ रहा है सीबीएसई के लिए। तो सीबीएसई का बहुत ज़्यादा जो जोर है एकेडमिक्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर, इस चीज़ को देखते हुए तो इट बिकेम क्लियर, यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ तक कि इसने काफ़ी ज़्यादा जोर दिया एकेडमिक्स पर। इस स्थिति में भी देयर वॉज कंसिडरेबल डेप्रीवेशन। कंसिडरेबल का मतलब होता है सिग्निफिकेंट, बहुत बड़ा, काफ़ी ज़्यादा। डेप्रीवेशन का मतलब होता है वंचित रह जाना। फॉर सम स्टूडेंट्स, मतलब फिर भी क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में वंचित होने की स्थिति रही कुछ स्टूडेंट्स के लिए। एंड नॉट ऑल गॉट द अपॉर्चुनिटी, और कह रहा है सभी के सभी जो है वो अवसर प्राप्त नहीं कर सके, टू कंप्लीट देयर सिलेबस, अपने पाठ्यक्रम को पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, और अटेंड ऑनलाइन क्लासेस, या फिर वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए, इवन इन द नेशनल कैपिटल, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी में भी, मतलब दिल्ली में रह रहे हो फिर भी वो पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है? इट की वर्ब है वो बिकेम है, कि यह स्पष्ट हो गया कि यहां तक कि इसने काफी ज्यादा जोर दिया एकेडमिक्स पर, उसके बावजूद भी देयर वॉज कंसिडरेबल डेप्रीवेशन, देयर से स्टार्ट है तो वॉज यहां पे इन्वर्जन लेके आ रहा है। कंसिडरेबल डेप्रीवेशन को देखकर वॉज है, कंसिडरेबल एडजेक्टिव, डेप्रीवेशन नाउन है। काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के लिए वंचित होने की स्थिति रही और सभी जो हैं उनको अवसर नहीं मिल पाया कि वो सिलेबस कंप्लीट कर पाएं या ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर पाएं, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजधानी में भी। द वाइड कवरेज ऑफ द बोर्ड, तो कह रहा है बहुत बड़े स्तर पर जो कवरेज है बोर्ड का, एज ऑफ 2019। एज ऑफ का प्रयोग जो है हम करते हैं किसके लिए? एज ऑफ का प्रयोग जनरली इसलिए करते हैं कि इस डेट से स्टार्ट करते हुए, इस समय से स्टार्ट करते हुए, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये है कि 2019 की अगर बात करें तो 2019 में जो वाइड कवरेज था बोर्ड का, मतलब ये सीबीएसई है वो किस किस को कवर करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से बोर्ड्स आते हैं, कौन कौन से स्कूल्स आते हैं, उन सब की बात है। तो 2019 को देखते हुए जो वाइड कवरेज था बोर्ड का, इंक्लूड्स, तो इस कवरेज में इंक्लूड करते हैं 1138 स्कूल तो केंद्रीय स्कूल आ रहे थे इसके अंतर्गत, 2727 गवर्नमेंट स्कूल्स इसके अंदर थे, 17,553 इंडिपेंडेंट स्कूल्स थे, 598 जवाहर नवोदय विद्यालय थे और 14 यहाँ पे सेंट्रल टिबेटन स्कूल थे, ठीक है। एंड स्कूल्स एब्रोड, एब्रोड का मतलब विदेश में, और कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो विदेशों में स्कूल थे। तो ये 2019 के आंकड़ों के अनुसार सीबीएसई के कवरेज में इतने स्कूल्स थे। यहाँ पे कुछ समझने वाली बात है नहीं। द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर वेरिड बैकग्राउंड्स, तो यहाँ पे कह रहा है जो विभिन्नता थी, डाइवर्सिटी मतलब विविधता है ना, स्टूडेंट्स की विविधता और वेरिड बैकग्राउंड। वेरिड का मतलब हमने क्या पढ़ा था? वेरिड का मतलब मिक्स्ड पढ़ा था हमने, अलग अलग को बोलते हैं, भिन्न भिन्न को बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स की जो डाइवर्सिटी थी और उनका जो अलग अलग बैकग्राउंड था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, देखो, द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर वेरिड बैकग्राउंड्स। तो यहाँ पे डाइवर्सिटी किस किस की थी? एक तो स्टूडेंट्स की और उनके अलग अलग बैकग्राउंड्स की विविधता, ये जो थी वॉज एपरेंटली रेकन। तो ये डाइवर्सिटी यहाँ पे वॉज है, एपरेंटली मतलब स्पष्ट रूप से, क्लियरली। रेकन का मतलब क्या होता है? रेकन का मतलब थिंक ऑफ या कंसीडर, सोचना, विचार करना। इसके बारे में विचार किया गया टू सम डिग्री, कुछ हद तक, वाइल ड्राफ्टिंग, ऐसा करते हुए। वाइल के बाद जब वर्ब लगाते हैं तो सीधा आईएनजी लगता है, मैंने इसीलिए इसको हाईलाइट किया है। वाइल के बाद जब भी वर्ब लगाएं तो सीधा आईएनजी। क्या करते हुए? जब इस स्कीम को ड्राफ्ट किया गया, जब स्कीम को बनाया गया तो इसकी ओर ध्यान दिया गया। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष के लिए, विच इंक्लूड्स, और इस आने वाले वर्ष के लिए दे रखा है विच, जिसमें शामिल है अ मिक्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स, इसमें कुछ इंटरनल असेसमेंट्स होने हैं। मिक्स ऑफ मतलब कुछ मिश्रित प्रकार के इंटरनल एग्जाम्स होने हैं, इंटरनल टेस्ट होने। इंटरनल का मतलब स्कूल के अंदर ही, एक्सटर्नल का मतलब जैसे बोर्ड एग्जाम हो गया, ठीक है। फॉर क्लास 9, 10 एंड 11, 12,
किसके लिए? 9वीं से 10वीं और 11वीं 12वीं। एंड टर्म एग्जामिनेशन नवंबर दिसंबर एंड मार्च अप्रैल 2022। और टर्म एग्जाम, दो प्रकार के टर्म एग्जाम बांट दिए। पहला टर्म का एग्जाम नवंबर दिसंबर में और दूसरे टर्म का एग्जाम मार्च अप्रैल 2022 में। यहां तक समझिए। जो कह रहा है कि स्टूडेंट्स की जो डाइवर्सिटी है, स्टूडेंट्स और उनका जो अलग अलग बैकग्राउंड है, इसकी जो विविधता है, इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से विचार किया गया कुछ हद तक। कब? जब इस स्कीम को बनाया गया आने वाले वर्ष के लिए। और आने वाले वर्ष में कह रहा है कि इस आने वाले वर्ष में कुछ इंटरनल असेसमेंट्स होने हैं 9th 10th 11th 12th के लिए, और टर्म एग्जाम्स होने हैं नवंबर दिसंबर मार्च अप्रैल 2022 में। देयर विल बी, अब ये देयर से स्टार्ट है तो इसका मतलब इन्वर्जन लगेगा। तो यहाँ पे ये जो आगे वाली कहानी दे रखी है, इसको देखकर विल भी लग रहा है। रैशनलाइज्ड का मतलब तार्किकता से, कहने का मतलब आप पूरा सेंस लगा रहे हो, आप सोच समझकर डिसीजन ले रहे हो। अगर आपने कोई सिलेबस को रैशनलाइज किया है, इसका मतलब सिलेबस को आपने परिस्थितियों के अनुसार ढाल दिया है। कई बार सुना भी होगा, इस समय सिलेबस को कम कर दिया गया था, है ना, कुछ पार्ट्स को काट दिया गया था, ये देखा गया था कि इतने समय में तो इतनी ही तैयारी हो सकती है, तो सिलेबस को बहुत कम कर दिया गया, इस चैप्टर में से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस प्रकार का सिलेबस डिजाइन किया गया था, उसको रैशनलाइज्ड कहा गया है। कंपार्टमेंटलाइज्ड का मतलब होता है, जैसे कंपार्टमेंट डिब्बों को बोलते हैं, है ना। कंपार्टमेंट का मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर देना, तो इसका सिलेबस को पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो देयर विल बी अ रैशनलाइज्ड कंपार्टमेंटलाइज्ड सिलेबस। तो कह रहा है कि पाठ्यक्रम जो होगा ना, वो एक तो टुकड़ों में विभक्त होगा, साथ में रैशनलाइज्ड होगा, तो जरूरत के हिसाब से डिजाइन होगा। स्प्लिट इनटू, स्प्लिट में इनटू इसलिए लग रहा है क्योंकि ये डिवाइड इनटू का काम कर रहा है। भी बांट देना, दो भागों में बांट देना, डिवाइड इनटू, वही स्प्लिट इनटू है, ठीक है। क्लासिफाइड इनटू कह सकते हो, जिसको तोड़ा गया है, जिसको बांटा गया है दो हाउस में, दो आधे आधे पार्ट में। ये हाउस क्या है? ये हाफ का प्लूरल है, ठीक है। फॉर ईच टर्म, हर एक टर्म के लिए। दो टर्म थे ना, नवंबर दिसंबर में एग्जाम है वो टर्म फर्स्ट है, फिर मार्च अप्रैल 2022 में एग्जाम है वो टर्म सेकंड है। तो इस प्रकार से दो अलग अलग भागों में सिलेबस को बांट दिया गया है, रैशनलाइज तरीके से, कंपार्टमेंटलाइज तरीके से। समझ में आ गया होगा। बहुत आसान एडिटोरियल है आज का, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे इतना ऐसा नहीं है डिफिकल्ट कि आपको समझ में नहीं आएगा। खुद से पढ़ेंगे तो भी आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। द स्कीम विच हैज़ द बेनिफिट ऑफ एडवांस प्लानिंग। तो ये जो स्कीम बताई है ना, कौन सी स्कीम? जो ऊपर हमने बताया, देखा है कि कैसे दो अलग अलग पार्ट में टर्म एग्जाम होंगे, है ना, और किस तरीके से रैशनलाइज्ड कंपार्टमेंटलाइज्ड सिलेबस होगा। तो ये सब जो स्कीम है, विच हैज़ द बेनिफिट, जिसमें बेनिफिट है किस चीज़ का? एडवांस प्लानिंग का, अनलाइक द पास्ट ईयर। अनलाइक का मतलब होता है के विपरीत, ये एक प्रेपोजिशन है। लाइक का ऑपोजिट है, पास्ट ईयर मतलब पिछला साल। तो पिछले साल के विपरीत इसमें एडवांस प्लानिंग का फायदा है। पहले से ही आपने योजना बना ली तो इसका फायदा तो मिलेगा। तो स्कीम, अब स्कीम के बारे में है। इस स्कीम की खास बात यह है कि पिछले साल के विपरीत यहां पर एडवांस प्लानिंग का बेनिफिट मिलेगा। तो ये जो स्कीम है मस्ट बी रेस्पॉन्सिव टू द इश्यूज। ये स्कीम रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए। कहने का मतलब इस स्कीम से जो मुद्दे यहां पर सामने आने वाले हैं, फेस्ड बाय ऑल इंस्टीट्यूशन, जो मुद्दे, जो समस्याएं सभी इंस्टीट्यूशन ने फेस की थी इन रिमोट लोकेशंस, मतलब दूर दराज के क्षेत्रों में, रिमोट का मतलब दूर दराज होता है, एंड द डेप्रीवेशन, और जो वंचित रहने की प्रक्रिया थी, फेस्ड बाय लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट। और वंचित कौन रह गया था? जिनको सुविधाएं कम थी वो स्टूडेंट्स। लेस प्रिविलेज्ड को बोलते हैं जिनको सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं है, समाज का वो तबका जिनको सारे कंफर्ट, सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं है, उसको बोलते हैं लेस प्रिविलेज्ड। ठीक है, एक बार फिर समझ लेना। कह रहा है जो ये स्कीम है ना, ये स्कीम जिसमें कि बेनिफिट है एडवांस प्लानिंग का। पिछले साल तो प्लानिंग आपने नहीं की, इस बार प्लानिंग की है, तो स्कीम में ये फायदा है। तो इस स्कीम के बारे में बता रखा है कि मस्ट बी, ये स्कीम को देखकर मस्ट बी है। ये भी चाह रहा है वो स्कीम के लिए था, इसकी वह फिर हैज रिलेटिव प्रोनाउन था, एंटेसिडेंट को कनेक्ट कर रहा है, इसको देखकर हैज था। तो ये जो स्कीम है मस्ट बी, होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव, मतलब कहने का मतलब इस स्कीम में यहाँ पे निश्चित रूप से मस्ट दे रखा है तो जोड़ दे रहा है, सर्टेनिटी बता रहा है कि इस स्कीम के कारण यहाँ पे कुछ मुद्दे जो हैं वो सुलझ जाने चाहिए। मुद्दे कौन से, समस्याएं कौन सी जो सभी इंस्टीट्यूशन ने फेस की थी। इंस्टीट्यूशन कहाँ के? जो रिमोट लोकेशंस के थे, ऐसी जगहों के, दूर दराज के क्षेत्र थे। और जो डेप्रीवेशन फेस किया गया था किसके द्वारा? लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स के द्वारा। उनके द्वारा जो फेस की गई समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं का निवारण हो जाना चाहिए। द CBSE स्पेशल स्कीम रिलाइज ऑन, देखो रिलाई के साथ ऑन लगाते हैं, जैसे डिपेंड के साथ ऑन लगाते हैं, तो जहां भी निर्भर होने का मतलब, जैसे रेस्ट ऑन भी होता है ना, हिंज ऑन भी होता है, बैंक ऑन भी होता है। तो जहां भी निर्भर होने का सेंस आएगा वहां पे ऑन लगता है। मैं रिपीट कर देता हूं, बैंक ऑन लगेगा, देखिए बैंक ऑन लगेगा, इसके अलावा रेस्ट ऑन होगा,
डिपेंड ऑन होगा ये सब ही। तो सीबीएसई का जो विशेष योजना है वो निर्भर करती है किस पर, सिलेबस रैशनलाइजेशन पर, ठीक है। भी पाठ्यक्रम को किस तरीके से आप आवश्यकता के अनुसार ढाल लेते हो, पूरा दिमाग लगा के, पूरा तर्क लगा के। डन थ्रू, ये किस माध्यम से किया जाएगा, एक्सपर्ट इवेल्युएशन, मतलब एक्सपर्ट के द्वारा, इवेल्युएशन के द्वारा, इवेल्युएशन मतलब परीक्षण, ऑफ इंटरकनेक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और इवेल्युएशन किस चीज़ का है, इंटरकनेक्टिविटी, सब्जेक्ट्स जो कि इंटरकनेक्टिविटी रखते हैं, जो आपस में जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं। एंड सेंट्रलाइज्ड प्रोटोकॉल ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, और एक पूरा जो पूरे भारतवर्ष में एक प्रोटोकॉल चलता है क्वेश्चन पेपर का, कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके का होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड है। एंड मार्किंग स्कीम, और किस तरीके से अंक देने हैं फॉर द टर्म एग्जामिनेशंस, जो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म एग्जामिनेशन को, वो सब। तो कहना क्या चाह रहा है यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो सीबीएसई की विशेष स्कीम है वो निर्भर करती है सिलेबस रैशनलाइजेशन पर, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाएगा, एक्सपर्ट इवेल्युएशन के द्वारा, है ना। और ये किसका इवेल्युएशन होगा, सब्जेक्ट्स की इंटरकनेक्टिविटी। तो ये जो स्पेशल स्कीम है निर्भर करती है कि सिलेबस को रैशनलाइज तरीके से डिजाइन करो, जो कि एक्सपर्ट्स लोग जो हैं वो इंटरकनेक्टिविटी सब्जेक्ट जो है उसको इवेल्युएट करेंगे। और एक सेंट्रलाइज प्रोटोकॉल यहाँ पे होगा क्वेश्चन पेपर का। कहने का मतलब क्वेश्चन पेपर किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में एक क्वेश्चन पेपर बनना है, वो कैसे बनना है, मार्किंग स्कीम कैसे तय करनी है, वो सब। इन द केस ऑफ टर्म फर्स्ट, अब यहाँ पे समझाया है, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर रहा है, इलेबोरेट कर रहा है इसको, कि जो टर्म फर्स्ट का जो केस है उसमें इट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा। मल्टीपल चॉइस समझते हो ना, ABCD 4 विकल्प दे दिया, ABCDE 5 विकल्प दे दिए, जैसा भी है। तो केस जो ये टर्म फर्स्ट वाला केस है, इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। स्ट्रेचिंग ओवर 90 मिनट्स, स्ट्रेच का मतलब फैलना होता है, तो ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट, 1.5 घंटे का टेस्ट होगा। विद मशीन रीडेबल ऑप्टिकल मार्किंग, आपने OMR सुना होगा, और OMR सुना क्या होगा, आपने तो टेस्ट दिए भी होंगे, आज तक भी टेस्ट देते होंगे। तो OMR जो होता है उस तरीके से टेस्ट होगा। OMR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन भी कह सकते हो, रीडिंग भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों ही इसकी फुल फॉर्म होती हैं। तो OMR की सहायता से यहाँ पे जांच होगी। और बात करें टर्म सेकंड की, तो यहाँ पे क्या होगा, एक शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स मॉडल होंगे, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जिनका आंसर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है वही पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इफ सर्कमस्टांसेस परमिट, और ये कब होगा, जब परिस्थितियां परमिट करेगी तब होगा, यदि परिस्थितियां परमिट करें तो ऐसा होगा। थोड़ा समझाया है कि टर्म फर्स्ट में क्या, टर्म सेकंड में क्या, तो बहुत सिंपल सी बात थी। टर्म फर्स्ट में MCQ टाइप क्वेश्चंस होंगे, 90 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। और इसमें OMR से यहाँ पे जांच हो जाएगी इसकी, और मतलब OMR के माध्यम से ये टेस्ट होगा। और टर्म सेकंड जो है उसके अंदर शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स मॉडल होगा, यदि सर्कमस्टांसेस परमिट करती हैं तो। सर्कमस्टांसेस प्लूरल है, इस कारण से देखिए वर्ब भी प्लूरल यहाँ पे आ रही है। अगर ये एक वचन होता तो यहाँ पे परमिट्स होता। एफिशिएंट एज इट में साउंड, देखो साउंड का मतलब यहाँ पे अपीयर है, तो अब एफिशिएंट का मतलब कुशल, बिल्कुल कह सकते हो, स्किल्ड। एफिशिएंट का मतलब परफेक्ट कह सकते हो। तो ऐसा लगता तो है, में जो है वो संभावना के लिए है, तो ये ऐसा संभव तो लगता है कि ये बिल्कुल एफिशिएंट है, कि ये जो प्रणाली आपने बताई है कि फर्स्ट जो टर्म होगा वो MCQ टाइप होगा, सेकंड होगा वो शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप होगा, तो देखने पे तो लगता है कि ठीक है मॉडल। फिर भी कह रहा है कि द मल्टीपल चॉइस मॉडल, ये जो MCQ वाला जो मॉडल है ना, मॉडल मतलब प्रारूप, इज क्रिटिक का मतलब आलोचना करना, इसकी आलोचना की जाती है बाई सम, कि कुछ के द्वारा। क्यों इसको कहा जाता है कि इन्फीरियर है, मतलब ये श्रेष्ठ नहीं है, थोड़ा सा इसमें खामियां हैं, है ना, इसमें कुछ यहाँ पे खामियां हैं, ये कहना चाह रहा है। कहाँ पे चला गया, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे अब कह रहा है कि विद समटाइम्स इररेलेवेंट एंड मीनिंगलेस क्वेश्चंस, और यहाँ पे कई बार क्या हो जाता है, कई बार यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं इररेलेवेंट हो जाते हैं। इररेलेवेंट मतलब असंगत, कुछ मतलब लेना देना नहीं है ना। मीनिंगलेस, अर्थहीन क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसमें। दैट, और ये जो क्वेश्चंस है ना, मीनिंगलेस क्वेश्चंस जोड़ दिए, इररेलेवेंट क्वेश्चंस जोड़ दिए, ये क्या करते हैं, ऐड अप टू, ऐड का मतलब जोड़ना, ये कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। लिटिल का मतलब ना के बराबर, जब लिटिल के पहले ए या द नहीं है तो इसको नथिंग या नो पढ़ेंगे, तो ये कुछ भी नहीं जोड़ता है इन टर्म्स ऑफ असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन करने को कुछ रह ही नहीं जाता है। हेल्पिंग ओनली द मार्किंग प्रोसेस, केवल बस मार्किंग प्रोसेस को हेल्प करता है ये, मतलब जल्दी से आप मार्किंग कर सकते हो, क्योंकि OMR को तो आप मशीन के द्वारा फटाफट आंसर निकालोगे, है ना, आप फटाफट चेक कर दोगे, तो ये मार्किंग प्रोसेस में हेल्प कर सकता है। बाकी असेसमेंट से कोई लेना देना इसमें है नहीं, तुक्के भी मार देते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि लगे कि ये एफिशिएंट है। तो ये मल्टीपल चॉइस मॉडल जो है ना,
इसकी कुछ के द्वारा आलोचना होती है कि भाई ये इन्फीरियर तरीका है, ये थोड़ा सा सही तरीका नहीं लगता है ना, इन्फीरियर सुपीरियर का ऑपोजिट है। अब आप पूछोगे सर इन्फीरियर में टू क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इन्फीरियर में टू इसलिए लगाया, टू के बाद में आपको ऑब्जेक्ट चाहिएगा कि इन्फीरियर है तो किससे है, तो इसलिए हमने यहाँ पे टू नहीं लगाया, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें इररेलेवेंट और मीनिंगलेस क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ जोड़ते नहीं हैं, कुछ भी नहीं जोड़ते हैं असेसमेंट के संबंध में, इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस संबंध में। हेल्पिंग ओनली, हेल्प करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, केवल किस में हेल्प मिलती है इससे, मार्किंग प्रोसेस में। एन एडजंक्ट, पहली बात तो इसको एडजंक्ट पढ़ते हैं, ए और जे के बीच में जब जब डी मिलता है तो डी को हम म्यूट कर देते हैं, डी का उच्चारण नहीं करते हैं। एडजंक्ट का मतलब सप्लीमेंट होता है, एडजंक्ट का मतलब कुछ पूरक जो साथ में सहयोग करे, वो एडजंक्ट। तो एमसीक्यू पैटर्न का जो एडजंक्ट है ना, कुड बी, ये हो सकता है अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। अब कह रहा है कि भाई इसको पूरा कैसे किया जाए, अधूरा सा लग रहा है, इन्फीरियर सा लग रहा है, कुछ लोग आलोचना करते हैं, तो इसके लिए सहयोग करने वाली चीज क्या हो सकती है, वो ये हो सकता है, कुड भी हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। देखो सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, सारी शक्तियां एक के हाथ में होती है, डिसेंट्रलाइज्ड में शक्तियां जो है बांट दी जाती है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड विकेंद्रीकरण का तरीका अपनाया जाए तो हो सकता है कि इसका एक सप्लीमेंट निकल कर आ जाए। इसमें क्या होगा, एम्पावरिंग, एम्पावरिंग मतलब शक्ति देते हुए, है ना, पावर देते हुए। रीजनल सीबीएसई यूनिट्स को, रीजनल क्षेत्रीय सीबीएसई यूनिट, सीबीएसई की इकाइयां, एंड एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स, और जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं उनको देते हुए टू कंसीडर, कि वो कंसीडर करें द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स, कि विशेष जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनकी स्टेट को यहाँ पे कंसीडर करें, एंड कम अप विद, और वो निकाल कर लेकर आएं असेसमेंट्स, ऐसे मूल्यांकन टेलर्ड टू स्पेसिफिक सिचुएशंस। टेलर्ड का मतलब क्या था, जो मॉडिफाइड हैं, कस्टमाइज्ड हैं, विशेष स्थितियों के अनुसार, उसको फिर समझना। तो कह रहा है कि ये जो एडजंक्ट है ना एमसीक्यू पैटर्न का, एमसीक्यू पैटर्न को तो आपने कह दिया कि इन्फीरियर है, एमसीक्यू पैटर्न के बारे में आपने कह दिया कि ठीक नहीं है, तो इसके लिए एक जो चीज़ सहयोग करेगी वो क्या हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस, वो हो सकता है विकेंद्रीकरण का तरीका। इसमें क्या होगा, इसमें रीजनल सीबीएसई यूनिट, जो क्षेत्रीय इकाइयां हैं, भाई एक तो पूरे भारत में एक ही सीबीएसई की यूनिट हो वही करे, वो तो सेंट्रलाइज्ड है। एक सभी राज्यों के जो सीबीएसई यूनिट है उसको पावर दे दिया जाए कि आप देख लो अपने हिसाब से, तो ये है रीजनल सीबीएसई यूनिट्स को एम्पावर कर देना। और एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स जो हैं, जो बाहर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको एम्पावर कर देना कि वो कंसीडर करें, क्या कुछ विशेष जिलों की जो स्थिति है उसको वो कंसीडर करें, उस पर सोच विचार करें, उसको ध्यान में रखें, और कुछ ऐसे असेसमेंट्स लेकर आएँ जो कि स्पेसिफिक सिचुएशन के अनुसार हो। किसी जिले में कुछ अलग आवश्यकता है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कुछ अलग प्रकार के असेसमेंट की जरूरत है, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन निकाल कर आएँ जो हर प्रकार की विशेष स्थिति के अनुसार सही हो, परफेक्ट हो। एट द सेम टाइम, इसी समय साथ में ही, द बोर्ड हैज़ डन वेल, बोर्ड ने बहुत अच्छा काम किया है, टू प्लान फॉर डिफरेंट सिनारियोज, कि बोर्ड ने क्या किया कि अलग अलग जो सिनारियोज हैं, डिफरेंट सिनारियोज हैं, उनके लिए इसने योजना बनाई। दैट कुड बी इम्पोज्ड बाय द पेंडेमिक, और ये सिनारियोज कहाँ से आएंगे, ये यहाँ पे इम्पोज किए जा सकते हैं वैश्विक महामारी कोविड के द्वारा। इम्पोज का मतलब होता है फोइस्ट करना, इम्पोज का मतलब होता है फोर्स करना, इम्पोज का मतलब होता है थ्रस्ट करना, कहने का मतलब एक प्रकार से यूँ कह सकते हो दबाव डालना, थोपना, ठीक है। तो ये स्थितियां कौन थोप सकता है, पेंडेमिक थोप सकती है। तो यहाँ पे इसी के साथ इस सेम टाइम पर बोर्ड जो है उसने अच्छा काम किया है, वेल यहाँ पे एडवर्ब है, किस चीज़ के लिए अच्छा काम किया है कि इसने अलग अलग सिनारियोज के लिए योजना बनाई है, ठीक है। और वो ये सिनारियोज जो हैं ये कौन लेकर आ सकता है, ये पेंडेमिक। और इन सिनारियोज में क्या होगा, वेयर ईदर ऑफ द टर्म एग्जामिनेशंस और बोथ कैन नॉट बी हेल्ड, ऐसी स्थितियां आ सकती है कि जो टर्म एग्जामिनेशन है, कितने हैं टर्म एग्जाम, दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईदर। अगर दो से अधिक होता तो हम ईदर नहीं लगाते, एनी लगाते। तो हो सकता है कि दो में से कोई एक, या तो टर्म फर्स्ट या टर्म सेकंड नहीं आयोजित हो सके, या फिर हो सकता है कि दोनों ही आयोजित नहीं हो सके। ये बोथ वैसे गलत है, क्योंकि बोथ के साथ नोट लगा नहीं सकते आप, तो नीदर का प्रयोग ज़्यादा बेहतर रहता है। यहाँ पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बोथ वाले सेंटेंस में कहीं पर भी नोट नहीं लगाया जाएगा, याद रखिएगा। बोथ जो है एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हो सकता है कि ऐसी स्थितियां आ जाए पेंडेमिक के द्वारा कि इन दो टर्म्स में से एक टर्म का एग्जाम ना हो पाए या दोनों ही ना हो पाए।
और द सेकंड टर्म हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द एमसीक्यू टाइप, या फिर ऐसा हो सकता है कि सेकंड टर्म जो है उसको कन्वर्ट करना पड़े, किसमें, कन्वर्ट के साथ इनटू, जब भी आप कोई चीज़ में चेंज करते हैं, बदलते हैं, उसमें इनटू लगता है, एमसीक्यू टाइप में चेंज करना पड़े। जैसे फर्स्ट टाइप था वैसे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में पहले क्या बात की थी कि शॉर्ट आंसर हो सकते हैं, लॉन्ग आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि एमसीक्यू टाइप में ही इसको कन्वर्ट करना पड़े। द फॉल बैक ऑप्शन, फॉल बैक का मतलब क्या था, ऑल्टरनेटिव, वैकल्पिक। तो वैकल्पिक जो विकल्प है ना, इन द वर्स्ट केस सिनारियो, मतलब मान लिया कि बुरे से बुरी स्थिति आ गई, वर्स्ट केस मतलब, वर्स्ट मतलब सबसे बुरा, तो सबसे बुरी स्थिति अगर बन गई तो वहां पे जो फॉल बैक ऑप्शन है, वैकल्पिक जो आपके पास ऑप्शन है वो क्या है, इज अ कॉम्बिनेशन, वो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी एग्जामिनेशन टेकन एट होम। वो ये रहेगा कि एक कॉम्बिनेशन बनेगा, किस चीज़ का, इंटरनल असेसमेंट भी होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, प्रोजेक्ट वर्क भी होगा, थियरी एग्जामिनेशन भी होगा, ये सब कहाँ पे, घर पे ही, है ना। ये एक चीज हो सकती है, घर से ही एग्जामिनेशन हो। द एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी, अब कह रहा है सबसे ज़्यादा अनिश्चितता जो है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर का मतलब बताया था मैंने कि अंडरलाइन करना या एम्फेसाइज करना, जोड़ देना। जो सबसे ज़्यादा अनिश्चितता वाली बात है ना, वो क्या कर सकती है, वो यहाँ पे जोड़ देती है द नीड, इस आवश्यकता पर, टू टेक ऑनलाइन लेसन्स टू ऑल क्लासेस ऑफ स्टूडेंट्स, कि सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन लेसन यहाँ पे लिए जाएं, एंड फैक्टर इन स्कूल्स विद स्पेशल नीड्स, फैक्टर इन का मतलब शामिल करना है, और उन स्कूल्स को जो यहाँ पे स्पेशल आवश्यकताएं हैं, जिन स्कूल था ना, स्ट्रेस्ड स्कूल ऊपर ऊपर दे रखा था आपको, तो ऐसे स्कूल जिनको विशेष आवश्यकताएं हैं उनको भी कंसीडर किया जाए, उनको भी इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये था इस एडिटोरियल में। अब हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में क्या चीज़ें आपको दे रखी हैं। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में देखिए, द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट्स बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022, तो कह रहा है कि भाई वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो बजट है वित्त वर्ष 2022 के लिए, टेबल्ड का मतलब यहाँ प्रस्तुत करना है, जो प्रस्तुत किया गया मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा। चीफ मिनिस्टर से पहले वैसे दे लगता है, लेकिन चूंकि इसमें साथ में जो चीफ मिनिस्टर का नाम है वो दे रखा है, इसलिए यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो बजट है 2022 का, जो कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया इन द स्टेट असेंबली, मतलब राज्य विधानसभा में, कब, वेंसडे को। तो ये जो बजट है ना, इसकी वर्ब है लेड। अच्छा, ले होती है फर्स्ट फॉर्म, लेड होती है सेकंड फॉर्म, लेड होती है थर्ड फॉर्म, और ये ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखना। इसके बाद जरूर ऑब्जेक्ट मिलेगा, जबकि इसके विपरीत एक होती है वर्ब लाई, इसकी सेकंड फॉर्म होती है ले और थर्ड फॉर्म होती है लेन, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो इसने क्या किया, देखो ये वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इसने जोर डाला। इम्फेसिस में मैंने क्या बताया था, ऑन। सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, इसने जोर दिया किस पर, कि सामाजिक क्षेत्र में यहाँ पे खर्चा किया जाए, एंड कोविड रिलीफ्स, और कोविड रिलीफ से जोर डाला कि कोविड संबंधी राहत के कार्य किए जाएं। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का बजट जो है 2022 का, जो कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्रस्तुत किया स्टेट असेंबली में वेंसडे को, उस बजट ने सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर और कोविड रिलीफ पर जोर दिया। द साइज ऑफ द बजट, अब कह रहा है कि बजट का साइज क्या था, कितने पैसों का बजट था। फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगले वित्त वर्ष के लिए जो साइज इसका रखा है ना, हैज़ बीन पैक्ड, पैक का मतलब स्थिर बनाए रखना, किसी भी एक लेवल है वहीं तक रखना। तो इसका जो साइज है वो रखा गया है कितना, 2,78,727 करोड़ का, अप 28.5% ओवर द फाइनेंशियल ईयर 21 लेवल। कहने का मतलब जो वित्त वर्ष 2021 का लेवल था ना, उससे ये 28.5% ज़्यादा रखा गया है। ठीक है, इतना लेवल रखा गया है, इसको पैक किया गया है यहाँ तक। हैज़ बीन पैक्ड है तो पैसिव वॉइस है। आउटलेज, आउटलेज का मतलब होता है खर्चा, स्पेंडिंग या एक्सपेंडिचर। तो खर्चा जो है की स्कीम्स, की का मतलब महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि लाइक यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका मतलब जैसे कि कृषक बंधु, स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड एंड लकी बंधु, बेसिक इनकम फॉर वीमेन। तो ये जो स्कीम्स है ना, इनके लिए जो खर्चा है, ये कुछ स्कीम्स के नाम हैं। इन खर्चों को क्या किया गया, हैव बीन एनहांस्ड, बढ़ा दिया गया है। सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, सिग्निफिकेंटली मतलब कंसिडरेबली, तो इन खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एनहांस का मतलब होता है इंक्रीज करना। एलोकेशंस हैव ऑल्सो बीन इंक्रीज्ड, एलोकेशन का मतलब वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आवंटन होता है, इस आवंटन को भी इंक्रीज किया गया है। अच्छा, ऑल्सो का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में करते हैं, बताता ही रहता हूँ मैं हर दिन, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद में है। तो आवंटन है उसको भी बढ़ा दिया गया है, किसके लिए, फूड और सिविल सप्लाईज और कोविड रिलीफ के लिए। तो इन सेगमेंट के लिए आवंटन भी बढ़ा दिया गया है। तो ये था दोस्तों आज के इस एडिटोरियल में। मुलाकात होगी कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।